मेरा नाम डेनिस पॉल गोल्डे है। वो गुर्रा कर बोला, अपना असल नाम बताओ। मैंने बेखौफी से कहा, ये मेरा असल नाम है, तुम चाहो तो मेरा पासपोर्ट देख सकते हो। मैंने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने मुझे वार्निंग दी, हाथ जेबों में रखो। मुझे मालूम है कि तुम गैर मुसल्लह हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें जेबों में हाथ डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुझे ये भी मालूम है कि पासपोर्ट पर तुम्हारा नाम ही दर्ज है जो तुमने मुझे बताया है, लेकिन मैं तुम्हारा असल नाम जानना चाहता हूँ। मैंने पूछा, असल नाम और क्या होता है? वो बोला, वो जो उसके वालिदैन रखते हैं, या फिर वो जिसे आदमी पहचाना जाता है। मैंने कहा, मैं यूगोस्लाविया में पैदा हुआ और मेरे वालिदैन ने मेरा नाम वो धाड़ा। फजूल बकवास मत करो, सीधी तरह बता दो कि तुम कौन हो। मैंने बेबसी से कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। वो मुझे तेज नजरों से घूरने लगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, मुझे पहचानते हो? मैंने तवील सांस लेकर पूछा, ओह तो ये बात थी। वो यकीनन डेनिस पॉल गोल्डे का कोई वाकिफकार था, और जब मैंने उसे नहीं पहचाना तो वो मेरी तरफ से मशकूक हो गया। यहाँ तक तो कोई खास बात नहीं थी, मगर उसका तरीक़ाकार मुझे खतरे का एहसास दिला रहा था। कोई आम आदमी इन जहमतों में नहीं पड़ता, वो तो मौके पर ही अपने जज्बात का इजहार कर देता है। मुझे उसका रवैया याद आ गया। वो एयरपोर्ट पर अपनी टैक्सी लेकर मेरी तरफ आया था, फिर वो टैक्सी से उतरकर मेरी तरफ बढ़ा। जब मैंने फिर भी उस पर कोई खास तवज्जो न दी तो उसने मेरे लिए टैक्सी का दरवाजा खोल दिया। हालांकि उसे इजहार हैरत करना चाहिए था, मगर उसने मेरी तरफ से मशकूक होते ही फौरी तौर पर न सिर्फ जहन में कोई मंसूबा तरतीब दे लिया, बल्कि उस पर अमल भी कर डाला। और ऐसा वही शख्स कर सकता था जो बाकायदा तरबियत याफ्ता हो। अब मुझे खतरे का शिद्दत से एहसास हुआ। मेरी डेनिस पॉल गोल्डे वाली हैसियत खत्म होने का मतलब था कि मेरा पूरा मंसूबा तबाह हो जाता, और ये मुझे किसी कीमत पर भी मंजूर नहीं था। अपनी मौजूदा शख्सियत को बरकरार रखने के लिए अब उसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था, लेकिन इसके लिए मुझे मौका मिलना जरूरी था। वो बहुत चौकस नजर आ रहा था, और फिलहाल इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि मुझे कोई मौका मिल सके। लिहाजा ये जरूरी हो गया था कि उसे किसी सूरत से बातों में उलझाकर मौका तलाश किया जाए। मैंने चेहरे पर उलझन के तासुरात पैदा करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। वो बोला, इसी बिरते पर डेनिस पॉल गोल्डे होने का दावा कर रहे हो? उसने मजे का खेज अंदाज में कहा, चलो खैर, मैं तुम्हें अपना असल नाम बताए देता हूँ। शायद मेरा नाम सुनकर तुम्हें कुछ याद आ जाए। मेरा नाम लाफिस है। मैंने बड़ी तेजी से अपनी यादाश्त खंगाल डाली, मगर मैं इस नाम के किसी आदमी से वाकिफ नहीं था। डेनिस पॉल गोल्डे ने इस नाम के किसी आदमी का जिक्र नहीं किया था, और न ही उसके कागजात में ऐसा कोई तस्करा मिला था। लाफिस कहकहा लगाकर बोला, नहीं याद आया? तुम्हें अपनी बीवी के कजन का नाम तक याद नहीं रहा? और कजन भी कौन, जो तुम्हारी शादी से कबल उसका मंगेतर था? मैं दम बखुद रह गया था। वाकई बड़ी नाकाबिल यकीन बात होती अगर डेनिस पॉल गोल्डे अपनी बीवी के ऐसे कजन को भूल जाता। मैं सकते के आलम में खड़ा इस सूरत हाल से निमटने की कोई तदबीर सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खामोश रहने से काम नहीं चल सकता था। कुछ न कुछ बोलते रहना जरूरी था। चुनाचे मैंने उससे पूछा, तुम यहीं रहते हो? वो बोला, हाँ, मैं यहीं रहता हूँ, और डेनिस कई बार यहाँ आ भी चुका है। मैंने कहा, तब तो तुम कोई जराइम पेशा आदमी मालूम होते हो। कोई टैक्सी ड्राइवर तो इतनी बड़ी कोठी में रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो बोला, टैक्सी चलाते हुए तो मुझे सिर्फ चंद रोज हुए हैं। एयरपोर्ट से आने वाले लोगों की निगरानी के लिए मुझे ये काम सौंपा गया है। मैंने हैरत से कहा, निगरानी? वो बाईं आंख दबाकर मुस्कुराया, बोला, हाँ, मैं इसराइली इंटेलिजेंस सर्विस का एक एजेंट हूँ, और आजकल मेरे सुपुर्द यही काम है कि अगर कोई काली भेड़ मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करे तो उस पर निगाह रखूं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे हॉल की छत मेरे सर पर आ पड़ी हो। किस्मत ने मुझे इसराइली इंटेलिजेंस के एक एजेंट के चुंगल में फंसा दिया था। ये सूरत हाल तो मेरे अंदाजे से भी कहीं ज्यादा संगीन थी। मैंने पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बोला, ताकि तुम्हें अपने महकमे के हवाले करने से कबल तुम्हारी असलियत से आगाह हो जाऊं। उसके एक ही जुमले ने मुझ पर हकीकत अयां कर दी कि वो मुझे जान से नहीं मारेगा। इस ख्याल ने मुझे पूरी तरह पुरसुकून कर दिया। अब मैं उस पर काबू पाने के लिए कोई तरकीब सोच सकता था। मैंने कहा, तुम हेली के कजन हो? क्या वो तुम्हारी सरकारी हैसियत से वाकिफ है? वो बोला, नहीं, मेरी सरकारी हैसियत से तो कोई भी वाकिफ नहीं है, लेकिन अब तुम जल्दी से बता दो कि तुम यहाँ क्या अज़ाइम लेकर आए हो। मैंने बेखौफी से कहा, तुम यूं करो कि मुझे गोली मार दो, उसके बाद मेरी लाश से पूछगिछ करते रहना। बोला, मुझे मालूम नहीं था कि तुम यूं नहीं मानोगे। उसने रिवॉल्वर मेरी तरफ उछाल दिया, जिसे मैंने कैच किया। वो बोला, इसराइल के दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कि इसराइली एजेंट उनके लिए लोहे के चने साबित होंगे। मैं रिवॉल्वर को बड़े गौर से देख रहा था। वो नकली रिवॉल्वर था, सिर्फ धमाके करने वाला। मुझे गुस्सा आ गया। क्या तुम्हारी हुकूमत इतनी कंगाल हो गई है कि अपने एजेंटों को असली रिवॉल्वर भी फराहम नहीं कर सकती? लाफिस नखवत भरे अंदाज में बोला, असलहे पर वो लोग भरोसा करते हैं जिन्हें अपनी कुव्वत बाजू पर यकीन नहीं होता।
अगर तुम लोगों को अपनी कुव्वत बाजू पर इतना ही नाज है तो इस नकली रिवॉल्वर की भी क्या जरूरत है। वो बोला, ये तो सिर्फ मसलहतन रख लेते हैं ताकि किसी पुरहुजूम मकाम पर किसी शख्स को खौफजदा करके काबू में किया जा सके, वरना इसराइल के मुखालिफिन तो सदा के बुज़दिल हैं। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, अगर वो ऐसे ही बुज़दिल हैं तो तुम एयरपोर्ट की निगरानी क्यों कर रहे थे। बोला, बाज बुज़दिल लोगों के सर में खुदकुशी करने का सौदा भी तो समा जाता है और खुदकुशी करने इसराइल चले आते हैं। ऐसे लोगों की सरकूबी करना तो जरूरी है। मैंने कहा, तो तुम्हारे ख्याल में मैं बुज़दिल हूँ और खुदकुशी के इरादे से यहाँ आया हूँ। बोला, हाँ, और ऐसे लोगों को मैं अहमक समझता हूँ। मैंने नासिहाना अंदाज में कहा, दुश्मन को कमजोर समझना बजाय खुद एक हिमाकत है। बोला, मैं ऐसी फरसूदा बातें नहीं मानता, मेरी दानिश में तो कमजोर को ताकतवर समझना हिमाकत है। मैंने कहा, तुम एक कुंद ज़हन और बड़बोले शख्स हो। जिस शख्स ने तुम्हें इस अहम महकमे में भर्ती किया है, मेरे ख्याल में वो इस सदी का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। मैंने उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की। मेरी तवक्को के मुताबिक उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बोला, तुम मुझसे वाकिफ नहीं हो। मैंने 5 साल तक मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल की है। मैंने हैरत से पलकें झपकाईं। वाह, कमाल है, मुझे नहीं मालूम था कि इसराइल में ज़बान चलाने के फ़न को मार्शल आर्ट्स कहते हैं। अगर ये बात मान ली जाए तो हमारी तरफ की औरतें तो पैदाइशी तौर पर मार्शल आर्टिस्ट होती हैं। वो आपे से बाहर होकर बोला, अभी जब मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने हंसकर कहा, ओह, तो कसाई भी हो। मैं पूरी तरह होशियार था। मुझे मालूम था कि वो किसी भी लम्हे मुझ पर हमला कर बैठेगा और मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। मेरा जुमला खत्म होते ही उसने मुझ पर छलांग लगा दी। मैं बिजली की सी तेजी से बाईं जानिब हटा, साथ ही मेरी दाईं टांग ने हरकत की। मैंने पूरी कुव्वत से उसके पेट पर लात मारी। उसके मुंह से कर्बनाक आवाज निकली और वो पेट पकड़े हुए मुंह के बल जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन उसके बाद जितनी तेजी से उठकर वो मुझ पर झपटा था, वो मेरे लिए भी हैरानकुन था। उसके पेट पर पड़ने वाली लात मामूली कुव्वत की नहीं थी। मैं उसकी जिस्मानी कुव्वत का मोतरिफ हो गया। उसका दूसरा हमला बड़ा शदीद था। अगर मुझसे लम्हा भर की भी चूक हो जाती तो उसने मुझे रगेद कर रख दिया होता, लेकिन मैं बर वक्त उसे झुकाई देने में कामयाब हो गया। मैंने न सिर्फ उसे झुकाई दी थी बल्कि उसे एक और लात भी रसीद कर दी थी। इस बार हदफ उसकी कमर थी। लात खाकर वो अपने ही जोर में आगे बढ़ते हुए लड़खड़ाया और एक बार फिर मुंह के बल जमीन पर ढेर हो गया। मुझे अंदाजा था कि वो फिर उठकर मुझ पर हमलावर होगा, मगर मैं उसे मजीद कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं था। उसके जमीन पर गिरते ही मैंने उस पर छलांग लगाई और उसकी बगलों में से हाथ डालकर उसकी गुद्दी में कैंची डाल दी। अब पोजीशन ये थी कि मैं उसकी पुश्त पर सवार था और उसकी गर्दन मेरे काबू में थी। उसके लिए हिलना जुलना नामुमकिन हो गया। अगर वो जोर लगाकर गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता तो उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट सकती थी। वो भी इस बात से बखूबी वाकिफ था और इसलिए उसने हाथ पैर डाल दिए थे। मैंने जोर लगाकर उसका सर जमीन से जरा बुलंद किया और फिर उसे फर्श पर दे मारा। उसका मुंह कमरे के पुख्ता फर्श से टकराया। चटाख की जोरदार आवाज के साथ उसकी नाक से खून बहना शुरू हो गया। मैंने अपना यही अमल कई बार दोहराया। उसके मुंह से चीखें और कराहें खारिज हो रही थीं। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। शायद उसके कई दांत भी टूट गए थे। जब मुझे यकीन हो गया कि अब उसकी कुव्वत मज़ाहमत दम तोड़ चुकी है तो मैंने उसे छोड़ दिया। एक तरफ हटकर मैंने उसे बालों से पकड़ कर खड़ा कर दिया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा रखा था। खून उसकी ठोड़ी पर से होकर उसकी कमीज पर गिर रहा था। उसके हाथों पर से होकर उसकी कोहनियों से पहलू में कपड़ों में जज्ब हो रहा था। मैंने उसे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि दुश्मन को कमजोर समझना नादानी होती है, मगर उस पर कोई असर न हुआ। शायद उसने मेरी बात सुनी ही नहीं थी। अगर सुन ली थी तो उसमें बोलने की सकत नहीं थी। उसकी हालत बहुत दिगरगूं लग रही थी। वो अपनी जगह खड़ा आगे पीछे झूल रहा था। लगता था कि बस अब किसी भी लम्हे ज़मीं बोस हो जाएगा, मगर मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं थी। वो न सिर्फ यहूदी था बल्कि एक गासिब मुमलिकत का एजेंट भी था। मैं बेरहमाना अंदाज में बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुमने 5 साल तक मार्शल आर्ट्स की तरबियत ली है। इस बार उस पर मेरे जुमले का रद्द-ए-अमल जाहिर हुआ। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर से हटाए और अपनी जगह तन कर खड़ा हो गया। उसका खून आलूद चेहरा बड़ा भयानक हो रहा था। उसकी नाक और मुंह से अब भी खून बह रहा था, मगर अब वो खून कदरे गाढ़ा हो चला था। मैंने उसे कहा, तुम मेरा असल नाम जानना चाहते थे ना? मैं तुम्हें अपना असल नाम जरूर बताऊंगा। हमारे यहाँ सजाए मौत के मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश का बेहद एहतराम किया जाता है। तुमको चूंकि मैंने जिंदगी से महरूम कर देने का तहैया कर लिया है, चुनाचे अब तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करना मुझ पर लाजिम हो गया है। मेरा असल नाम अली यार खान है। उसका जिस्म यूं लर्जा जैसे उसे करंट लगा हो। वो यकीनन मुझसे और मेरे कारनामों से वाकिफ होगा। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। फिर वो यकबारगी मुझ पर झपट पड़ा, मगर अब उसके हमले में पहले किसी शिद्दत नहीं थी। मैंने उसे घूंसों पर रख लिया और एक बार फिर उसे खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। वो बेहोश हो गया था।
मैंने वहीं ठहर कर उसके होश में आने का इंतजार करने की बजाय मुनासिब समझा कि इस दौरान उसके घर की तलाशी ले ली जाए। हस्ब तवक्को मुझे उसके घर से कोई कारामद चीज न मिल सकी। दस्तानों की एक जोड़ी अलबत्ता एक ऐसी चीज थी जो वक्ती तौर पर मेरे काम आ सकती थी, और मैंने दस्ताने पहनने में ताखीर भी न की। दस्तानों की जोड़ी हाथों में पहनते ही मैंने रुमाल से हर वो जगह साफ कर दी जहां जहां मेरे हाथ लगे थे। मैं हॉल में वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि लाफिस के मुंह से कराहें निकल रही थीं। उसे होश आ रहा था। मैं उसके बारे में सोचने लगा। उसे जिंदा छोड़कर मेरा वापस चला जाना नामुमकिन था। मैं उसे मारने के तरीकों पर गौर करने लगा और फिर एक नतीजे पर पहुंचकर मैं मुतमईन हो गया। चंद लम्हों तक कराहने के बाद जैसे ही उसे होश आया, वो हड़बड़ाए हुए अंदाज में उठ खड़ा हुआ। मैं कोई लम्हा जाया किए बगैर हवा में उछला। मेरी पूरी कुव्वत वाली फ्लाइंग किक उसके सीने पर बाईं जाने पड़ी। उसके हलक से एक कर्बनाक चीख निकली और वो उछल कर कई फुट पीछे जा गिरा। ये इंतहाई खतरनाक किक थी। उसकी मुतअद्दिद पसलियां टूट कर उसके दिल में घुस गई थीं और अब उसका जिंदा बचना नामुमकिन हो गया था। मैंने एहतियातन करीब जाकर उसका मुआयना किया। उस पर तशन्नुजी कैफियत तारी थी। मैं मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर पलटा और उसके घर से बाहर निकल आया। फाटक के बाहर टैक्सी मौजूद थी। मैं टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब मेरे सामने एक नया मसला आ खड़ा हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ और किन रास्तों से गुजरकर डेनिस के घर पहुँच सकूंगा। मैं मखमसे में फंस गया। दफतन मैं चौंक पड़ा। काफी फासले पर मुझे एक लड़की दौड़ती नजर आई थी। वो लड़की मदद के लिए चीख रही थी। उसके पीछे एक मोटरसाइकिल थी जिस पर 2 अफराद सवार थे। यहाँ इस वीराने में जहाँ सिर्फ चंद मकानात थे और वो भी एक दूसरे से बहुत फासले पर, उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने फौरी तौर पर उस लड़की की मदद करने का फैसला किया। मैंने टैक्सी स्टार्ट की और तूफानी अंदाज में उनके सरों पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद नौजवान लड़के थे जिनकी उम्रें बमुश्किल 20-22 बरस होंगी। वो सूरत से ही लफंगे मालूम होते थे। एक टैक्सी को यूं अपनी तरफ आते देख वो बुरी तरह बौखला गए, लेकिन जब मैंने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी और उन्होंने देखा कि गाड़ी में सिर्फ एक ही आदमी है तो वो फिर शेर हो गए। लड़की तीर की तरह गाड़ी की तरफ आई और फौरन दरवाजा खोलकर मेरे बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गई। उसकी सांसें बुरी तरह फूली हुई थी। वो घिघियाई, मुझे बचा लो, जल्दी से भाग चलो, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। मुझे हंसी आ गई और मैंने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। वो बौखला कर बोली, ये क्या कर रहे हो? उनके पास चाकू है। मैंने कहा, तोप तो नहीं है। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। वो दोनों अभी तक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे। मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट था मगर मोटरसाइकिल चल नहीं रही थी। मेरे नीचे उतरते ही मोटरसाइकिल हरकत में आई मगर उसका रुख मेरी जानिब नहीं था। मैं बड़ी दिलचस्पी से मोटरसाइकिल को खुद से दूर जाते देखता रहा। फिर मैंने झुककर उस लड़की से कहा, तुम तो कह रही थी कि वो बड़े खतरनाक लोग हैं, फिर वो भाग क्यों खड़े हुए? लड़की चीखी, संभलो, वो वापस आ रहे हैं। मैंने देखा कि मोटरसाइकिल एक चक्कर काट कर वापस आ रही थी। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। मैं समझ गया कि मोटरसाइकिल दूर ले जाने का मकसद ये था कि उसे तेज रफ्तारी से लाकर मुझ पर चढ़ा दिया जाए। मैं संभल गया। मोटरसाइकिल बड़ी तेज रफ्तारी से सीधी मेरी जानिब आई मगर मैंने इससे भी ज्यादा तेजी से एक जानिब छलांग लगा दी, वरना खतरनाक तसादुम मुझे बहुत महंगा पड़ सकता था। मोटरसाइकिल सीधी निकलती चली गई थी। मैं मुखालिफ समत दौड़ पड़ा। मैं टैक्सी से दूर निकल जाना चाहता था। कुछ फासले पर पहुंचकर मैं रुक गया। मोटरसाइकिल वापस आ रही थी मगर इस बार मोटरसाइकिल मुझ पर चढ़ाने की कोशिश नहीं की गई थी। मोटरसाइकिल मुझसे कतरा कर निकल गई। फिर वो मुझसे कुछ फासला बरकरार रखते हुए मेरे गिर्द चक्कर लगाने लगी। उस पर सवार दोनों लड़के वहशियाना अंदाज में कह लगा रहे थे। मैं पूरी तरह चौकन्ना था और मोटरसाइकिल के साथ साथ मैं भी चारों तरफ घूम रहा था। उन लड़कों ने अंदाजा कर लिया था कि मैं उनके लिए तरने वाला साबित नहीं हूँगा, इसलिए वो अब मेरे गिर्द चक्कर लगाकर न सिर्फ मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे थे बल्कि अब उनकी कोशिश थी कि पहलू से मुझ पर हमला कर सकें। पिछली सीट पर बैठे हुए लड़के के हाथ में खुला हुआ चाकू दबा हुआ था। ये वही चाकू था जिसका हवाला लड़की ने दिया था। गालिबन उस चाकू से वो लड़की को खौफजदा करने की कोशिश करते रहे होंगे। कुछ देर मेरे गिर्द चकराने के बाद मोटरसाइकिल का रुख एक बार फिर तब्दील हुआ। मैं समझ गया कि पहलू से मुझ पर हमलावर होने का मौका न मिल सकने पर वो दोबारा मुझ पर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश करेंगे। काफी दूर जाकर मोटरसाइकिल फिर पलटी। इस बार उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। मैं पूरी तरह तैयार हो गया। अभी मोटरसाइकिल मुझसे 10-12 फुट दूर थी कि मैंने उन पर छलांग लगा दी। हमारे दरमियान फजा में होने वाले इस तसादुम की रफ्तार 50 मील फी घंटा थी। उनके नीचे से मोटरसाइकिल निकल गई और हम तीनों अफराद ऊपर तले जमीन पर जा गिरे। मैंने तो तेजी से कलाबाजी खाई और उछलकर अपने कदमों पर खड़ा हो गया। वो दोनों सदमे की हालत में मुझसे कुछ फासले पर बेसुध पड़े हुए थे। खुला हुआ चाकू उनसे काफी दूर पड़ा हुआ था।
मैं उनके उठने का मुंतजिर था, मगर उनके जिस्मों में जुम्बिश भी नहीं हुई। मालूम नहीं वो वाकई बेहोश हो गए थे या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बेहोश बन गए थे। उनकी तरफ से मायूस होकर मैं टैक्सी की तरफ पलट पड़ा। उन लड़कों से मुझे वैसे भी कोई सरोकार न था। उनसे भिड़ने का मकसद तो सिर्फ इतना था कि सुकून से सफर कर सकूं। अगर मैं उन्हें नजरअंदाज करता तो वो मेरे पीछे भी लग जाते। अब अगर उन्हें होश आ भी जाता तो वो सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र करते। टैक्सी के करीब पहुंचकर मैंने उस शोला ज्वाला को नजर भर कर देखा। वो जवानुल उम्र थी और हर यहूदी लड़की की तरह बेपनाह हसीन। सुर्ख रंग की स्कर्ट में उसका हुस्न कयामत खेज था। वो टैक्सी से नीचे उतर कर खड़ी थी और मुझे मुतहय्यराना नजरों से देख रही थी। वो सताइशी लहजे में बोली, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ये तो बिल्कुल ही बोदे साबित हुए, मुझे जरा भी मजा नहीं आया। कुछ मुकाबला तो होना चाहिए था। वो बोली, ऐसा न कहो, वो वाकई खतरनाक लोग हैं, मगर तुम्हारी महारत ने उन्हें बेबस कर दिया। मैंने पलट कर देखा, वो दोनों अभी तक बेहिस्सो हरकत थे और उनसे कुछ फासले पर उनकी मोटरसाइकिल पड़ी थी जिसका पहिया अभी भी घूमे जा रहा था। मैंने उस लड़की की तरफ मुड़ते हुए उससे पूछा, तुम यहीं रहती हो? वो बोली, मैं अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी। वो लोग चंद रोज कबल यहाँ मुंतकिल हुए हैं। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने टैक्सी छोड़ दी। बाद में पता चला कि वो सारे घर वाले कहीं गए हैं। उनका घर मुकफ्फल था। मैं मायूस होकर वापसी के इरादे से पलटी तो ये दोनों लफंगे कहीं से आ निकले और मेरे पीछे लग गए। अगर तुम बर वक्त न पहुंच गए होते तो खुदा जाने मेरा क्या हशर होता। मैंने पूछा, अब तुम कहाँ जाओगी? उसने कहा, घर वापस जाऊंगी। तुम तो मेरे लिए फरिश्ता रहमत बनकर नाजिल हुए हो। पहले तुमने मुझे इन भेड़ियों से बचाया और अब तुम्हारी ही टैक्सी में वापस भी जाऊंगी, वरना यहाँ इस वीराने में कोई सवारी कहाँ मिलती है। मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। फरिश्ता रहमत बेचारा पहले ही बड़ी उलझनों में घिरा हुआ था। उसे तो यह भी मालूम नहीं था कि वो है किस इलाके में और शहर जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना होगा। मैं ये बात उसे बता भी नहीं सकता था। वो तो मुझे एक टैक्सी ड्राइवर समझ रही थी। आखिर इस उलझन का एक हल मेरी समझ में आ गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें ले तो चलता, मगर मुझे चक्कर आ रहे हैं, इस कैफियत में ड्राइविंग नहीं कर सकूंगा। वो इठला कर बोली, तो क्या हुआ, मुझे ड्राइविंग आती है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। मैंने सुकून की एक तवील सांस ली। मेरे सर से एक बड़ा बोझ हट गया था। अब मैं कम से कम शहर तो पहुंच ही सकता था। उसके बाद मेरे लिए कोई मसला न रह जाता। हम दोनों गाड़ी में आ बैठे। उसने टैक्सी स्टार्ट करके सड़क की तरफ मोड़ दी। वो बोली, मेरा नाम मिली है, मिली आंद्रे। मैंने खिजालत आमेज लहजे में कहा, ओहो माफ करना, मैं तुमसे पूछना भूल ही गया था कि तुम्हारा नाम क्या है। मुझे डेनिस कहते हैं। वो मुस्कुराकर बोली, तुम जैसे बहादुर आदमी से दोस्ती करने को जी चाहता है। मैंने कहा, मैं दोस्ती करने का कायल नहीं। अगर दो अफराद में जहनी मुमासलत हो तो दोस्ती खुद ब खुद हो जाती है। उसने मुझे कातिल नजरों से देखते हुए कहा, वाह क्या फलसफा है, मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद आई। मैं तंबीही अंदाज में बोला, सामने देखो, एक्सीडेंट न कर बैठना। वो सड़क की तरफ मुतवज्जे हो गई। अब हम आबादी वाले इलाके में दाखिल हो रहे थे। मैं रास्ते जहन नशीन करता जा रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मैंने चौंक कर पूछा, क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? बोली, मुमकिन है कभी मिलने को जी चाहे। मैंने खुरदरे लहजे में कहा, मेरा ख्याल है हमारे दरमियान इतनी जान पहचान तो नहीं हुई कि मैं तुम्हें अपना पता भी बता दूं। उसने टैक्सी एक जगह रोकते हुए कहा, अरे तो इसमें नाराज होने की क्या बात है, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ, जब चाहो बिला तकल्लुफ चले आना। सामने वाली बिल्डिंग की पहली मंजिल पर मेरा फ्लैट है। उसने इशारे से मुझे फ्लैट दिखाया, फिर बोली, और ये मेरा फोन नंबर है। उसने कागज के एक पुर्जे पर फोन नंबर लिखकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कागज का पुर्जा उससे लेकर जेब में डालते हुए कहा, शुक्रिया। वो बड़ी मायूसी से बोली, अभी मेरे फ्लैट पर कुछ देर बैठोगे नहीं? मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, मुझे जरा जल्दी है, मौका मिला तो फिर कभी देखा जाएगा। उसने बड़े दिल बर्दाश्ता अंदाज में कहा, खुदा हाफिज, फोन करना मत भूलना। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं उस वक्त शदीद खतरे में घिरा हुआ था। टैक्सी से जल्द अज जल्द पीछा छुड़ाना जरूरी था। अगर मैं उस टैक्सी समेत किसी की नजरों में आ जाता तो इसराइली इंटेलिजेंस का हर रुकन मेरी गिरफ्तारी के लिए सर धड़ की बाजी लगा सकता था। चंद ब्लॉक के फासले पर एक कार पार्किंग पर मैंने टैक्सी पार्क की और चाबियां टैक्सी ही में लगी छोड़कर उतर गया। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। कोई भी खुसूसियत से मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं था। मैं दरमियानी रफ्तार से चलता हुआ एक तरफ चला गया। जल्द या बदेर लाफिस के कत्ल का राज अफशा हो जाना था। मुझे यकीन था कि मैं इसराइली एजेंट की दस्तबुर्द से महफूज रहूंगा। किसी के पास मुझ पर शुबा करने का कोई जवाब भी नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक टैक्सी मिल गई। मैंने डरते डरते टैक्सी रोकी। मैं दूध का जला था, छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहता था। मैंने टैक्सी ड्राइवर को बड़े गौर से देखा। मुबादा कहीं वो भी मेरा कोई शिनासा निकले, मगर उसकी निगाहों में अजनबियत थी।
मैंने उसे डेनिस के घर का पता बताया और टैक्सी में बैठ गया। पहले की तरह इस बार मैं अपने ख्यालात में भी नहीं खोया था। एक दिन में 2 बार अगवा हो जाना मुझे किसी कीमत पर गवारा नहीं था। टैक्सी ने मुझे एक खूबसूरत बिल्डिंग के सामने उतार दिया। उसी फलक बोस इमारत की 3री मंजिल पर डेनिस पॉल गोल्डे का फ्लैट नंबर 360 था। टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा करके मैं बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया। बिल्डिंग में गो के लिफ्ट मौजूद थी, मगर मैंने लिफ्ट इस्तेमाल करना मुनासिब न समझा। इस बात का खदशा मौजूद था कि लिफ्ट ऑपरेटर डेनिस को जानता हो या उसके अलावा बिल्डिंग के किसी और फ्लैट का मकीन जो डेनिस पॉल का वाकिफकार हो टकरा जाए। लिहाजा जीनों का इस्तेमाल निस्बतन महफूज था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।